अरे ये बच्चा मुझसे दंगल करेगा। छोटू भांग खाकर आया है क्या? चला जा यहाँ से, मारा जाएगा। ठीक है तो फिर देखते हैं आज किसमें कितना है दम। गांव के मेलों वाला मौसम था। हर साल की तरह इस बार भी पूरे इलाके में एक ही बात चल रही थी, इस बार दंगल कौन जीतेगा। गांव का सालाना कुश्ती प्रोग्राम आसपास के दर्जनों गांवों में मशहूर था। मिट्टी से सना बड़ा अखाड़ा, चारों तरफ बंधी रस्सियां, ऊपर तने रंग बिरंगे झंडे, ढोल की थाप, भीड़ की आवाज, जैसे पूरा गांव एक ही जगह उमड़ आया हो। जो यहाँ जीतता था उसे न सिर्फ 15 लाख का इनाम मिलता, बल्कि शहर में होने वाले स्टेट लेवल दंगल के लिए भी भेजा जाता, जहाँ इनाम था पूरे 1 करोड़ रुपए का। इसी अखाड़े से थोड़ी दूर पाम के पेड़ों की छांव में एक पुरानी सी कच्ची झोपड़ी थी। वहीं रहता था रामू पहलवान, गरीब लेकिन दिल और दिमाग से असली खिलाड़ी। शरीर उतना भारी भरकम नहीं था, पर गांव में सब उसकी एक ही बात के लिए तारीफ करते थे। रामू की पकड़ और दांव पेंच समझ ही नहीं आते। उसने कई छोटे बड़े दंगल जीते थे, पर बड़ी गरीबी में जिंदगी गुजर रही थी। उसका 15 साल का बेटा था चिराग, दुबला पतला, पर आंखों में चमक और दिल में आग। पूरे साल उसने अपने बाप को भोर में उठते, नंगे पैर दौड़ते, पेड़ से लटक कर पुशअप्स करते, मिट्टी में लौटते, दांव पेंच आजमाते देखा था। कई बार रात को भी वह चुपचाप अखाड़े के किनारे बैठ जाता और बाप की ट्रेनिंग देखता रहता। रामू किस तरह बड़े पहलवानों को ताकत से नहीं तकनीक से गिरा देता है। गांव का दंगल करीब था, रामू ने भी नाम लिखवा दिया था। उसने सोचा इस बार अगर जीत गया तो चिराग की पढ़ाई ठीक से करवा दूंगा, घर की हालत ठीक करूंगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लगातार भारी मेहनत, कसरत और कमजोरी ने मिलकर एक दिन रामू को वहीं गिरा दिया। सीने में दर्द उठा, हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही वह दुनिया छोड़ गया। डॉक्टर ने साफ कहा, हार्ट अटैक। रामू की मौत के बाद घर पर सन्नाटा छा गया। खाने को अनाज नहीं, जेब में पैसे नहीं, और ऊपर से कंधों पर बाप का सपना। माँ रो रो कर बेहाल। अब उस दंगल का क्या होगा? नाम तो तुम्हारे बाप का लिखा है। अम्मा, मैं लड़ूंगा इस बार। माँ ने हैरानी से देखा। पागल हो गया है? वहाँ बड़े बड़े पहलवान आएंगे, तुझे उठा उठा कर पटकेंगे, तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। चिराग ने दृढ़ आवाज में कहा, अम्मा, मैंने साल भर बापू को ट्रेनिंग करते देखा है। उन्होंने कहा था कुश्ती सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग और तकनीक से जीती जाती है। अगर मैं नहीं लड़ा तो बापू का नाम अधूरा रह जाएगा और हमारे घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ जाएगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। वह डरी हुई भी थी और बेटे के इरादे से प्रभावित भी। चिराग, ये खेल नहीं, जान का जोखिम है। चिराग ने उसके हाथ पकड़कर कहा, जो बाप पूरे गांव के लिए लड़ा, उसके बेटे को अपने घर के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। अम्मा, मुझे रोक मत। आखिरकार माँ चुप हो गई। मन से डर नहीं गया, पर बेटे की आंखों में जो जिद और भरोसा था, उसके आगे शब्द हार गए। दंगल वाला दिन आ गया। अखाड़े के चारों तरफ भीड़ का सैलाब, ढोल, माइक, अनाउंसर की तेज आवाज। आइए, आज के सबसे बड़े मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। गांव गांव से आए भारी भरकम पहलवान मिट्टी में वार्म अप कर रहे थे। कोई दंड बैठक, कोई बाजू घुमा रहा था। इन्हीं में एक सबसे ताकतवर, सबसे चर्चित पहलवान था। लोग उसे भूषण बाहुबली कहते थे। ऊंचा कद, चौड़ी छाती, मोटी गर्दन, मूंछों को ताव देता हुआ। जब आवाज लगी कि कौन भूषण से मुकाबला करेगा, कौन भूषण से मुकाबला करेगा, तो कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। बाकी पहलवान आंखें चुराने लगे। किसी में हिम्मत नहीं थी उसके सामने उतरने की। तभी भीड़ को चीरते हुए एक दुबली पतली सी आकृति आगे बढ़ी। चिराग। उसने माइक के पास खड़े आयोजक से कहा, मैं लड़ूंगा इस पहलवान से। भीड़ पहले तो एकदम शांत हुई, फिर जोर की हंसी गूंज उठी। अरे ये तो बच्चा है, इसे तो एक धक्का लगेगा उड़ जाएगा। भूषण ने भी तिरस्कार भरी नजर से चिराग को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर जोर से हंसा। ओए, ये क्या मजाक है? ये छोकरा मेरे सामने उतरेगा? इससे तो मैं 2 हाथों के बीच में ऐसे मसल दूंगा। आयोजक ने भी हिचकिचाकर पूछा। चिराग ने गहरी सांस ली। पिता की याद आंखों में तैर गई। हाँ, मैं लड़ूंगा। नाम मेरे बापू का लिखा है, लड़ाई मैं पूरी करूंगा। किसी को नहीं पता था ये सिर्फ ताकत की नहीं, दिमाग और तकनीक की लड़ाई होने वाली है। और एक 15 साल का गरीब लड़का पूरे गांव के सामने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहा था। अखाड़े की मिट्टी पर अब दोनों आमने सामने खड़े थे। एक तरफ भूषण, जिसका शरीर पहाड़ जैसा, दूसरी तरफ चिराग, जो उसके सामने एक बौना लग रहा था। रेफरी ने दोनों को बीच बुलाया, नियम समझाए, फिर सीटी बजाई। भीड़ सिर्फ तमाशा देखने के लिए तैयार थी। देखते हैं कितनी देर में भूषण इसे चित करता है। सीटी बजते ही भूषण गरजते हुए आगे बढ़ा। उसने चिराग की बांह पकड़ने की कोशिश की। चिराग फुर्ती से साइड हुआ। भूषण ने दूसरी बार कंधे से धक्का मारा। चिराग लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। तीसरी बार भूषण ने पूरे जोर से उसकी कमर पकड़कर उठाया और जमीन पर पटक दिया। जोर की धप्पा सुनाई दी। भीड़ ने चीख मारी, बस हो गया, बच्चा गया। लेकिन चिराग उठ खड़ा हुआ, मिट्टी झाड़ी, गहरी सांस ली और फिर से स्टैंस में आ गया। माँ दूर से हाथ जोड़कर देख रही थी, आंखों में डर। पर चिराग की आंखों में अब भी वही इरादा था। वह समझ गया था, अगर मैं इसकी ताकत से लड़ा तो हारूंगा। मुझे अपने बाप वाली तकनीक अपनानी होगी, इसे थकाना होगा। इस बार चिराग ने रणनीति बदली। जब भूषण उसे पकड़ने के लिए दौड़ा तो चिराग पीछे हटा। भूषण आगे बढ़ा, चिराग साइड हुआ। फिर जैसे ही भूषण थोड़ा संतुलन खोया, चिराग ने तेजी से उसकी पीठ में धक्का मारा। भूषण आगे की तरफ लुढ़का, उठा, गुस्से में चिल्लाया, खड़ा हो जा ठीक से। भागता क्यों है? भीड़ में से कोई बोला, अरे ये तो चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। पर चिराग का दिमाग साफ था। उसे याद आ रहा था बाप का वो सबक, बेटा
कुश्ती में पहला नियम, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना। हमारी ताकत कम है तो क्या, लेकिन हम हल्के हैं, फुर्तीले हैं, जल्दी घूम सकते हैं। भारी पहलवान को घुमाओ, थकाओ, फिर गिराओ। चिराग ने फिर वही किया। भूषण पकड़ने के लिए दौड़ा, चिराग दाएं गया। भूषण मुड़कर फिर आया, चिराग बाएं। इस बार जब भूषण झुका, चिराग ने तेजी से उसके कंधे पर वजन डाला और उसकी बांह मोड़ दी। भूषण को दर्द हुआ, उसने झटका दिया। चिराग छिटका, लेकिन भूषण की सांस अब भारी होने लगी थी। भीड़ में अब कुछ लोग ध्यान से देखने लगे थे। एक बुजुर्ग बोला, अरे ये लड़का रामू पहलवान का बेटा है, इसमें बाप की चाल दिख रही है। एक और जवान बोला, हाँ भाई, ये लड़ नहीं रहा, खेल रहा है, भूषण को भगा रहा है। अब भूषण को गुस्सा आ रहा था, उसकी इज्जत दांव पर थी। उसने एक बार फिर पूरे जोर से धावा बोला। चिराग ने इस बार साइड में जाने की बजाय उसके नीचे से निकलने की कोशिश की। बाहरली नाम की तकनीक, जिसमें प्रतिद्वंद्वी के पैरों को बाहर से लात मारकर गिराया जाता है। चिराग ने तेजी से लात मारी। भूषण का एक पैर हिला, लेकिन वह पूरी तरह नहीं गिरा। फिर भी उसका संतुलन बिगड़ गया। चिराग ने मौका देखा। जब भूषण दोबारा उठने की कोशिश कर रहा था, चिराग ने उसकी गर्दन पकड़कर नीचे की तरफ दबाव डाला। धोबी पाठ की तैयारी। भूषण ने ताकत लगाकर उसे धकेल दिया। चिराग फिर गिरा, पर तुरंत उठकर खड़ा हो गया। अब भूषण का चेहरा लाल हो चुका था, पसीना टपक रहा था। भारी शरीर को बार बार उठाना, दौड़ाना, झुकना, घूमना, सब उसकी ऊर्जा खा रहा था। चिराग ने देखा, भूषण की सांसें तेज हो गई हैं, हाथ पहले जितने तेज नहीं रह गए। उसने मन में सोचा, बस थोड़ा और, अब ये थकने वाला है। चिराग ने तीसरी बार वही ट्रिक दोहराई, दौड़ाना, भगाना, साइड होना। इस बार भूषण ने थककर चिल्लाया, ठहर जा एक जगह, लड़ेगा या भागेगा? भीड़ हंसी, लेकिन अब हंसी भूषण पर थी, चिराग पर नहीं। एक आदमी बोला, अरे भाई, ये तो असली खेल है, छोटा बड़े को सिखा रहा है कैसे लड़ा जाता है। चिराग ने एक आखिरी दांव सोचा। जब भूषण फिर से आया, इस बार चिराग ने खुद आगे बढ़कर उसकी कमर पकड़ने की कोशिश की, जानबूझकर। भूषण को लगा कि मौका मिल गया। उसने चिराग को उठाने के लिए पूरी ताकत लगाई। चिराग ने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। भूषण ने उठाया, लेकिन जैसे ही ऊपर उठाया, चिराग ने अपना पूरा वजन एक तरफ झटका दिया। भूषण का बैलेंस गड़बड़ाया और दोनों साथ में गिर गए, लेकिन चिराग ऊपर आ गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रेफरी ने काउंट शुरू किया, लेकिन भूषण ने ताकत लगाकर चिराग को फेंक दिया। दोनों फिर खड़े हुए, लेकिन अब भूषण बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। चिराग थका था, चोटिल था, पर अभी भी चल सकता था। वह जानता था, अब फाइनल स्ट्राइक का वक्त है। भूषण एक बार फिर आगे बढ़ा, पर इस बार उसकी स्पीड आधी थी। चिराग ने मौका देखा। वह तेजी से भूषण की पीठ के पीछे पहुंचा, उसकी कमर पकड़ी और पूरे जोश से उसे आगे की तरफ धकेल दिया। भूषण लड़खड़ाया, संभलने की कोशिश की, लेकिन चिराग ने उसकी पीठ पर छलांग मार दी और पूरे वजन से धक्का दिया। भूषण अखाड़े की रस्सी के बाहर जा गिरा। रेफरी ने सीटी बजाई, आउट। भूषण अखाड़े से बाहर, विजेता चिराग। कुछ पल के लिए सब चुप रहे, फिर अचानक जोरदार तालियां गूंज उठीं। लोग खड़े होकर चिल्लाने लगे, वाह क्या खेल दिखाया, रामू पहलवान का बेटा साबित हो गया। चिराग वहीं घुटनों के बल बैठ गया, सांसें तेज, आंखों में आंसू। मां दौड़कर आई, उसे गले लगा लिया। भूषण धीरे धीरे उठा, मिट्टी झाड़ी और चिराग के पास आया। सबको लगा वह गुस्सा करेगा, लेकिन उसने चिराग के कंधे पर हाथ रखा। शाबाश बेटे, तूने आज मुझे सबक सिखा दिया। कुश्ती सिर्फ मांसपेशियों की नहीं, दिमाग की भी होती है। अखाड़े में अब जश्न का माहौल था। ढोल फिर से बजने लगे, लोग नाच रहे थे और बीच में खड़ा था चिराग, गरीब, दुबला पतला, लेकिन आज पूरे गांव का हीरो। आयोजक ने माइक पर घोषणा की, इस साल का विजेता चिराग पहलवान, रामू पहलवान का बेटा। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे मैदान को गुंजा दिया। चिराग की मां रो रही थी, खुशी के आंसू, गर्व के आंसू। उसने बेटे के माथे को चूमा, तेरे बाप की रूह को सुकून मिल गया होगा आज। आयोजक ने एक बड़ी ट्रॉफी और 15 लाख रुपए का चेक चिराग के हाथ में थमाया। भीड़ में से एक बुजुर्ग ने आवाज लगाई, और अब इसे शहर भेजो, स्टेट लेवल का मुकाबला इसी को लड़ना चाहिए। सब चिल्लाने लगे, हाँ हाँ, चिराग को भेजो। लेकिन चिराग ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, भाइयों और बहनों, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन सच कहूं तो मैं आज सिर्फ तकनीक से जीता हूं। मेरे अंदर अभी उतनी ताकत नहीं जितनी एक असली पहलवान में होनी चाहिए। भूषण भाई मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। भीड़ में हल्की सी बेचैनी हुई, लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चिराग ने आगे कहा, कुश्ती में तकनीक भी जरूरी है, लेकिन ताकत भी उतनी ही जरूरी है। शहर में जो मुकाबला होगा वहां दोनों चीजें चाहिए होंगी। मैं अभी सिर्फ 15 साल का हूं, मेरा शरीर अभी पूरी तरह बना नहीं है। अगर मैं वहां गया और हार गया तो हमारे गांव का नाम खराब होगा। इसलिए मेरी विनती है, भूषण भाई को शहर भेजिए, वही हमारे गांव का सही प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। यह सुनकर सब हैरान रह गए। भूषण खुद अचंभे में था। उसने चिराग की तरफ देखा, आंखों में सम्मान और शर्मिंदगी दोनों। चिराग ने मुड़कर उससे कहा, भूषण भाई आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। बस आज थोड़ी देर के लिए मैंने आपको थका दिया था, लेकिन लंबी लड़ाई में आप ही जीतेंगे। गांव के लिए आप जाइए, मैं अपने घर के लिए ये 15 लाख ले लूंगा, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं और इसी की हमें सख्त जरूरत है। भूषण की आंखों में आंसू आ गए। वह आगे बढ़कर चिराग को गले लगा लिया। तू जीता नहीं, तूने मेरा दिल जीत लिया बेटा। तुझ जैसा दिल बड़ा आदमी मैंने कम देखे हैं। तू असली चैंपियन है। भीड़ में फिर से जोरदार तालियां गूंज उठीं। आयोजक ने घोषणा की, चिराग को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे और भूषण को शहर के स्टेट लेवल मुकाबले के लिए भेजा जाएगा। चिराग ने चेक अपनी मां के हाथ में थमाया। मां ने उसे सीने से लगाया। तेरे बाप ने तुझे बस तकनीक नहीं, इंसानियत भी सिखाई थी, आज वो भी दिख गई। कुछ महीनों बाद भूषण ने शहर की प्रतियोगिता जीती और 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता। वापस आकर उसने चिराग के घर आकर कहा, अगर तूने उस दिन मुझे मौका नहीं दिया होता तो ये जीत मेरी नहीं होती। ये पैसों में से 10 लाख तेरे हैं। चिराग ने मना किया, लेकिन भूषण ने जिद करके दे दिए।
उन पैसों से चिराग ने अपनी पढ़ाई पूरी की, घर बनवाया और बाद में खुद एक कुश्ती का अखाड़ा खोला, जहां डॉक्टर साहब मेरी नानी की जान बचा लो। 2 लाख का इंजेक्शन है, 2 लाख जमा करो तभी जान बचेगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर, हमारे साहब का जल्दी ऑपरेशन करो। ये शहर के सबसे अमीर इंसान है, इनकी जान बचाना बहुत जरूरी है। मैं इनकी जान नहीं बचा सकता। जो डॉक्टर इनका ऑपरेशन करेगा वो अमेरिका में है। अब बताओ क्या करें, ज्यादा वक्त नहीं है इनके पास। अगर मैं इस अमीर इंसान का ऑपरेशन कर दूं तो क्या डॉक्टर साहब आप 2 लाख का इंजेक्शन मेरी नानी को फ्री में लगा दोगे? ठीक है, तू इस शहर के सबसे अमीर इंसान की जान बचा ले, मैं तेरी नानी की जान बचा लूंगा। फ्री में 2 लाख का इंजेक्शन लगाऊंगा। आज इमरजेंसी में 2 लोग अस्पताल में पड़े हैं। एक शहर का सबसे अमीर इंसान जिसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मौजूद नहीं है। दूसरा इमरजेंसी केस, एक कूड़ा बिनने वाले की नानी जिसके लिए 2 लाख का इंजेक्शन चाहिए, लेकिन कूड़ा बिनने वाले लड़के के पास 2 लाख तो दूर की बात है, 2 रुपए भी नहीं है। और सबसे बड़ा सच ये है, जिसे सब कचरे वाला समझ रहे हैं, उसके अंदर एक डॉक्टर का बेटा जिंदा है, अमन। इस कहानी को आखिर तक जरूर देखना, यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। अमन की उम्र 18 साल थी। कंधों पर उम्र से ज्यादा बोझ और आंखों में नींद से ज्यादा डर, और उसके साथ अस्पताल के गलियारे में दौड़ती हाँफती एक बूढ़ी औरत थी, निर्मला, जिसका हाथ अमन ने ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे अगर पकड़ ढीली हुई तो जिंदगी छूट जाएगी। अस्पताल की सफेद टाइलों पर स्ट्रेचर भाग रहे थे, नर्सें चीखती फुसफुसाती हुई नाम पुकार रही थीं। इमरजेंसी के बाहर लोगों की भीड़ सांस रोककर किसी अपने का नंबर सुनने की कोशिश कर रही थी, और इसी शोर में डॉक्टर किशोर की आवाज काटती हुई निकली, इंजेक्शन तुरंत चाहिए, 2 लाख का, अभी 1 मिनट भी लेट हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अमन के अंदर जैसे किसी ने बर्फ डाल दी। वह पल भर को समझ ही नहीं पाया कि 2 लाख का मतलब क्या है। फिर उसकी निगाहें निर्मला के चेहरे पर गईं, जहां दर्द ने झुर्रियों के बीच नया घर बना लिया था और होठों पर सिर्फ एक कांपती हुई दुआ थी। अमन ने जेब टटोली, कुछ सिक्के, कुछ मुड़े तोड़े नोट और वे कागज जो उसने पिछले हफ्ते कबाड़ी को बेचने के लिए बचाकर रखे थे। उसका गला सूख गया। वह डॉक्टर किशोर के सामने एकदम टूटकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर किशोर ने एक पल उसकी हालत देखी, फटे कपड़े, धूल लगी चप्पलें, हाथों पर पुराने घावों के निशान। पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? दवा का नियम है, अस्पताल का नियम है। अमन का सारा शरीर कांप गया। वह वहीं फर्श पर झुक गया। उसने डॉक्टर किशोर के पैर पकड़ ली। लोग देख रहे थे, नर्सें गुजर रही थीं, कोई किसी का नहीं था। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी नानी को बचा लो, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं मेहनत कर लूंगा, मैं सब चुका दूंगा, बस आज लगा दीजिए। डॉक्टर किशोर ने पैर पीछे खींचा, हड़बड़ा गया। ये क्या कर रहे हो? उठो, यह अस्पताल है। मगर अमन उठा नहीं। उसकी आवाज में अब भीख नहीं थी, एक ऐसी टूटन थी जो आदमी को अंदर से खाली कर देती है। मेरी नानी ही सब है, अगर वो चली गई तो मैं भी। और तभी अस्पताल का माहौल और ज्यादा बदल गया। बाहर से एक तूफान जैसा शोर आया, सिक्योरिटी भागी, स्ट्रेचर की रफ्तार बढ़ गई, डॉक्टरों की टोली अचानक एक तरफ खिंच गई और किसी ने कहा बहुत तेज, बहुत स्पष्ट, शहर का सबसे अमीर आदमी आया है, हार्ट और ब्रेन दोनों में क्रिटिकल है, ऑपरेशन तुरंत चाहिए। अमन ने सिर उठाया। उसने देखा VIP कॉरिडोर खुल गया था, बड़े बड़े लोग, महंगे सूट, रोती हुई आवाजें, फोन पर चीखते आदेश, और बीच में एक स्ट्रेचर जिस पर एक आदमी पड़ा था, ऑक्सीजन मास्क में आधा चेहरा छिपा और आधा मौत की तरफ झुका। डॉक्टर किशोर और बाकी डॉक्टरों की आंखों में डर था, वो डर जो किताबों से नहीं, नाकामी के सामने पैदा होता है। किसी डॉक्टर ने कहा, यह ऑपरेशन हमारे बस का नहीं, यह तो वही कर सकता है जो बाहर से बुलाया जाता है। किसी ने जवाब दिया, विदेश से डॉक्टर को बुलाया है, डॉक्टर अमित वर्मा, लेकिन वो अभी रास्ते में भी नहीं, इतना समय नहीं है। यह नाम अमन के कानों में ऐसे टकराया जैसे किसी बंद दरवाजे पर पुरानी दस्तक, डॉक्टर अमित वर्मा, और उसके अंदर कहीं बहुत गहरा कुछ हिल गया। पर उसने खुद को संभाला, क्योंकि सामने निर्मला की सांसें गिनती में थी। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, हमसे नहीं होगा। और उसी क्षण अमन को लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसकी नानी को छोड़ दिया है, और शहर के सबसे अमीर आदमी को भी, क्योंकि मौत के सामने अमीरी भी बेबस थी। अमन ने अपनी नजरें डॉक्टर किशोर पर टिकाईं और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, बहुत धीरे मगर बहुत साफ। डॉक्टर साहब, अगर मैं शहर के सबसे अमीर आदमी का ऑपरेशन कर दूं तो क्या आप मेरी नानी को वो इंजेक्शन लगा देंगे? गलियारे में जैसे हवा रुक गई। डॉक्टर किशोर ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी ने पत्थर बोलने की जिद कर ली हो। तू कचरा उठाने वाला, बड़े बड़े MBBS डॉक्टर फेल हैं और तू ऑपरेशन करेगा? अमन की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक जिद थी, मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज, मेरी नानी की सांसें। डॉक्टर किशोर ने गुस्से में नहीं, बेबसी में सिर हिलाया। ये कोई खेल नहीं, ये 5 घंटे की मौत से कुश्ती है। अमन ने बस इतना कहा, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, मैं कर सकता हूँ। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा खुलता है जिसे अमन ने सालों तक अपने अंदर दबा कर रखा था, क्योंकि अमन एक कचरा उठाने वाला नहीं था। अमन डॉक्टर अमित वर्मा का बेटा था, और उसकी जिंदगी का असली ऑपरेशन 10 साल पहले शुरू हो चुका था। 10 साल पहले जब अमन सिर्फ 8 साल का था, घर में रोशनी थी, खुशियों की आवाजें थीं और अदिति वर्मा के हाथों की गर्मी थी। अमन की दुनिया उसकी माँ अदिति वर्मा के इर्द गिर्द घूमती थी। वो हंसती थी तो घर हंसता था, वो बोलती थी तो दीवारें भी नरम लगती थीं। और डॉक्टर अमित वर्मा उस वक्त डॉक्टर नहीं थे, वह बड़े डॉक्टर बनने की तैयारी में थे। किताबों के पन्नों में दिन रात खुद को गाड़े रखते, कभी कभी थककर अमन को गोद में उठा लेते और कहते, बेटा, एक दिन मैं ऐसा डॉक्टर बनूंगा कि लोग दूर दूर से इलाज कराने आएंगे। अमन की आंखें चमक जाती। वह छोटी उंगली से पिता की किताब के चित्र छूता, औजारों के नाम पूछता और डॉक्टर अमित वर्मा मुस्कुराकर समझाते, एक एक नस, एक एक स्टेप। क्योंकि अमन बचपन से सिर्फ सुनता नहीं था, वह नोटिस करता था, पकड़ता था, याद रखता था। उसी घर में निर्मला भी रहती थी, अमन की नानी, जिनकी उम्र ने कमर झुका दी थी
मगर दुलार अब भी सीधा खड़ा था। वह रसोई में अदिति वर्मा की मदद करती, अमन को कहानियां सुनाती और कभी कभी अपनी लापरवाही पर खुद को ही डांटती। बुढ़ापा है बेटा, हाथ कांप जाता है। पर कौन जानता था कि एक दिन वही कांपता हाथ सब कुछ तोड़ देगा। उस दिन डॉक्टर अमित वर्मा के पास अमेरिका से नौकरी का ऑफर आया था, एक ऐसा लेटर जो किसी के लिए सपना होता है। डॉक्टर अमित वर्मा की आंखों में नई रोशनी थी। अदिति वर्मा ने लेटर पढ़ा तो उसकी आंखें नम हो गईं, खुशी से, गर्व से। आपका सपना पूरा हो रहा है, उसने कहा। और अमन ने समझा नहीं, बस इतना जाना कि पापा बहुत खुश हैं। उसी शाम घर में हलचल थी, तैयारी, बातें, भविष्य के प्लान। और निर्मला रसोई में जल्दी जल्दी कुछ कर रही थी, शायद चूल्हे पर दूध, शायद दवा, शायद कोई साधारण काम। और वहीं उनकी थोड़ी सी लापरवाही ने मौत को दरवाजा दे दिया। एक पल, सिर्फ एक पल, कुछ गिरा, कुछ मिला, कुछ गलत हुआ और अदिति वर्मा की सांसें अचानक गड़बड़ा गईं। डॉक्टर अमित वर्मा दौड़े, अमन ने मां को पकड़ना चाहा, निर्मला चीखी, पड़ोसी भागे, मगर जो जहर शरीर में उतर चुका था उसने वक्त नहीं दिया। डॉक्टर अमित वर्मा ने अपनी सारी पढ़ाई, सारी तैयारी, सारी कोशिश उस एक पल में झोंक दी। पर जब सामने अपनी पत्नी होती है तब डॉक्टर का हाथ भी कांपता है, और जब गलती अपने ही घर से होती है तब दिमाग भी लड़खड़ाता है। अदिति वर्मा की आंखें अमन पर टिक गईं, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे आखिरी बार बेटे की शक्ल अपने अंदर उतार रही हूँ। और फिर उनकी पलकों ने वजन पकड़ लिया। घर में चीखें थीं, मगर डॉक्टर अमित वर्मा के अंदर एक सन्नाटा था, इतना भारी कि बोलने की ताकत खत्म। निर्मला फर्श पर बैठ गई, सिर पीटने लगी, मेरी गलती, मेरी गलती। और अमन, 8 साल का बच्चा, माँ के पैरों के पास बैठा, उसके चेहरे को हिला हिला कर कहता रहा, मम्मी उठो, मम्मी। मगर माँ उठी नहीं। उस रात डॉक्टर अमित वर्मा ने अपने अंदर कुछ टूटते सुना। वो सिर्फ पत्नी नहीं खो रहे थे, वो अपना घर खो रहे थे। और उस नुकसान का दोष सीधे निर्मला पर नहीं, अपनी किस्मत पर भी था। अगले दिन अमेरिका जाने की तैयारी खुशी नहीं रही, वह भागने का रास्ता बन गई। डॉक्टर अमित वर्मा ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर अदिति वर्मा का चेहरा हर दीवार में दिखता था, हर चीज में उसकी आवाज सुनाई देती थी। और फिर डॉक्टर अमित वर्मा ने एक फैसला किया, वह अमेरिका चले जाएंगे, नौकरी ज्वाइन करेंगे, खुद को काम में डुबो देंगे और शायद इस दर्द से बच निकलेंगे। जाते वक्त उन्होंने अमन को देखा, कुछ कहना चाहा, मगर शब्द नहीं निकले। अमन ने भी पिता की आंखों में पहली बार डर देखा, और फिर वह डर वर्षों तक अमन की जिंदगी में बसता रहा। डॉक्टर अमित वर्मा चले गए, अमन निर्मला के साथ रह गया और घर से खुशी चली गई, धीरे धीरे मगर पूरी तरह। जिस घर में कभी डॉक्टर बनने के सपने थे, वहां अब सामान बिकता था। पहले गैर जरूरी चीजें गईं, फिर जरूरी, फिर ऐसी चीजें भी जिनकी यादें चिपकी थीं। अमन ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि किताबों से पेट नहीं भरता, और काम ढूंढने लगा। पहले छोटे मोटे धंधे, फिर ठेला, फिर मजदूरी, और जब कुछ नहीं बचा तो कूड़ा बिनना। उसकी उम्र के बच्चे मोबाइल में दुनिया ढूंढ रहे थे और अमन कचरे में रोटी। पर अमन के अंदर एक चीज मरी नहीं थी, उसकी नजर। वो नजर जो बचपन में डॉक्टर अमित वर्मा के साथ बैठकर ऑपरेशन के स्टेप्स देखती थी। निर्मला अक्सर उसे देखती और कहती, बेटा तू इतना चुप क्यों रहता है? अमन हंसने की कोशिश करता, काम ज्यादा है नानी। मगर सच यह था कि उसके अंदर की आवाजें ज्यादा थीं। उसे याद था डॉक्टर अमित वर्मा कैसे हाथ धोते, कैसे दस्ताने पहनते, कैसे बोलते, स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। उसे याद था अदिति वर्मा की हंसी और निर्मला की वही लापरवाही जो हर रात उसके सपने में आकर उसे जगा देती। फिर एक दिन निर्मला की तबीयत बिगड़ने लगी, पहले कमजोरी, फिर चक्कर, फिर सांस का रुक रुक कर चलना। जब हालत बहुत बिगड़ी तो अमन उन्हें अस्पताल ले आया। वही अस्पताल, वह कोसा, कचरा उठाकर 2 लाख। वह उसी इमरजेंसी के बाहर बैठ गया। निर्मला अंदर मौत से लड़ रही थी, अमन बाहर पैसे से है। कैसे डॉक्टरों की आवाज में घबराहट बढ़ती है, क्योंकि यह केस सिर्फ मरीज नहीं था, यह शहर की इज्जत थी। को बुलाया गया है, मगर वक्त नहीं है। अमन का सीना कस गया। डॉक्टर अमित वर्मा, उसने नाम को जैसे अपने दांतों से दबाया। फिर भी उसने खुद को रोक कर एक सवाल रखा, अगर बहुत साफ, बहुत तकनीकी, बिना ज्यादा शब्दों के। उसने बताया, कहाँ चीरा होगा, किस क्रम में क्लैंप लगेगा, कौन सा वेसल पहले संभालना। डॉक्टर किशोर की भौहें ऊपर उठती चली गईं। तुझे ये सब कैसे पता? अमन ने पहली बार उस रात सच का दरवाजा हल्का सा खोला। मैंने बचपन में सबने अमन को घेरा, कोई उसे पागल समझ रहा था, कोई उसे मौका समझ रहा था, और कोई उसे मीडिया की भूख। उधर शहर का सबसे अमीर आदमी की हालत बिगड़ रही।